नमस्कार, मैं प्रियंवदा नथानी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप जैसे कि देख रहे हो, मैंने चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का ले रखा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको क्या बताया गया था? पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, फिजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और उनके केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, ये आपको काफ़ी डिटेल में बताया गया है। जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे लिंक सेंड कर रही हूँ, प्लीज़ आप ज़रूर देखेंगे, तभी आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। आज बात करते हैं उससे आगे की, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप हैं? तो टाइप्स से पहले हम एक चीज़ और बात करते हैं। तो आगे हम जो बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के जो टाइप है उनके बारे में डिटेल में बताएंगे कि कौन से रिएक्शंस होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इनके एग्जाम्पल सहित। इससे पहले थोड़ा मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, 9th तक हम ये स्टडी कर चुके हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के टाइम, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, उस समय किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होता। जैसे हमें ये पता है ना कि कोई भी नया प्रोडक्ट बन रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तभी कोई प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन नया प्रोडक्ट या नया पदार्थ बनने का मतलब या नया सब्सटेंस बनने का मतलब ये नहीं है कि उसके एटम चेंज हो जाते हैं। एटम कोई चेंज नहीं होते, तो फिर कैसे नए पदार्थ बनते हैं, कैसे नए सब्सटेंस बनते हैं? तो उसका आंसर ये है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो जो एटम होते हैं उनके आपस में जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं या फिर जुड़ते हैं। तो उनके बॉन्ड के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए सब्सटेंस का निर्माण होता है, न कि एटम चेंज होते हैं। एटम सेम टू सेम होते हैं। ये हमने 9th में पढ़ चुके हैं कि एटम न तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब है द केमिकल रिएक्शंस इन विच आर 2 और मोर सब्सटेंस combine to form a single product are called combination reaction। मतलब केमिकल रिएक्शन जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिल रहे हों, कंबाइन माने मिलना, तो जो नया उनका प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उन दोनों के मिलने से नया सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक, तो ये आप याद कर लो, ये डेफिनेशन है इसकी। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखो, अगर हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना भी कहते हैं, बिना बुझा चूना, सॉलिड फॉर्म में होता है ये, और गांव में या बहुत इंटीरियर में इसका दीवारों पे पेंट भी किया जाता है, पहले इसी से करते थे। खैर, ये मैं आपको वैसे बता रही थी। अब आगे बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जब हम ये वाटर से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं H2O से। तो H2O आपको पता है कौन से फॉर्म में होते हैं, लिक्विड। ये मैंने आपको बता रखा है, सॉलिड, लिक्विड, है ना। और क्या होता है, गैस, AQ, ये आपको पिछली वीडियो में मैंने क्लियर कर रखा है। तो ये फॉर्म भी लिखने ज़रूरी होते हैं ताकि पता चल जाए ये कौन से फॉर्म में है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनके रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिला वो क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस फॉर्म मैंने बता रखा आपको, जब किसी भी सॉलिड में वाटर मिला लेते हैं तो वो जो उसका फॉर्म होता है उस फॉर्म को बोलते हैं एक्वस। उसको AQ शॉर्टकट में बोला जाता है। सॉलिड आपको पता है, लिक्विड आपको पता है, गैस फॉर्म आपको पता है।
और इस पूरे जो जो भी ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, बहुत सारी हीट निकल रही है, बहुत सारी हीट। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो ये हमेशा याद रखना, कोई भी रिएक्शन है उसके आप बिना एग्जाम्पल याद किए हुए आगे नहीं बढ़ोगे, आपको एग्जाम्पल भी लर्न करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन है, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट और सब्सटेंस फ्रॉम मोर देन वन प्रोडक्ट्स सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसका मतलब कि जब किसी रिएक्शन में सिंगल कोई रिएक्टेंट होता है, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे ए है, ये सिंगल रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बनाता है, रिएक्शन के बाद क्या करता है, दो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट हमारे दो प्रोडक्ट में टूट जाता है, तो इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टूट रहा है ना ये ए और प्लस ए बी और सी में, तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। तो अब इनके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं, तीनों प्रकार के हैं जो। तो सबसे पहले बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब हम हीट से गर्मी चाहिए होगी हमें किसी भी रिएक्शन में, रिएक्शन को करने के लिए किसकी आवश्यकता है, हीट की, गर्मी की, तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे आपको दिख रहा है एग्जाम्पल में, कैल्शियम कार्बोनेट है और उसको हम जब गर्म करते हैं तो क्या किस में टूट जाता है, 2 पार्ट में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोलिटिक कंपोजिशन। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो हमारा कंपोजिशन है, इसमें हमें क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। व्हेन द डिकम्पोजिशन इज द कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जब किसी भी, जैसे एग्जांपल दे देते हैं हम आपको, वाटर है H2O, इसमें जब करंट पास किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूट जाता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये आपको लर्न करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आता है ये एग्जाम्पल में, पेपर में, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज द कैरिड आउट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब किसी रिएक्शन में किसकी आवश्यकता होती है, लाइट, सनलाइट की, सूरज की रोशनी की, उसको बोलते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम धूप में रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं, तो क्या होता है, Ag+Cl2। तो ये सिल्वर और क्लोरीन ये अलग अलग हो जाता है। अबव रिएक्शन इज़ यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो जो ये रिएक्शन है ये कहाँ यूज होती है, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है वहाँ पे भी इसका यूज होता है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद करना है। सिल्वर क्लोराइड को जब धूप में रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये आपको दिख भी रहा होगा, तो ये हो जाता है हमारा डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। ठीक, इसके बाद आपके पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शंस इन विच आ मोर एक्टिव एलिमेंट्स displace or remove another less active elements from a compound are called displacement reaction। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल आप इसके पास हमारे पास है कि जब हम, ये एक्टिविटी में भी आता है, आपको प्रैक्टिकल भी होगा आपका इसमें, तो हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट को, जो एक्वस रूप में है, कॉपर सल्फेट को किसमें, आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं,
तो क्या बन जाता है ये, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब हमने एक्टिविटी में क्या करेंगे, हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है। ये नंबर 1, ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट डाला, उसमें थोड़ा वाटर डाल के उसे एक्वेटिक कर दिया। तो ये ब्लू कलर का होता है। जो कॉपर सल्फेट कैसा होता है, आपको दिख रहा होगा कलर, ब्लू कलर का होता है, ठीक। ब्लू कलर के ये जब कॉपर सल्फेट में क्या डाला, आयरन, माने हमने क्या डाल दिया, आयरन नेल डाल दी। जो कील होती है कोई सी भी आयरन की, हमने इसके अंदर डाल दी। कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि जो ये सॉल्यूशन है इसका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए आप, ये ब्लू से कैसे चेंज हो गया, ग्रीन में चेंज हो गया। तो ग्रीन में क्यों चेंज हुआ, तो इसमें जो रिएक्शन होती है वो होता है फेरिक सल्फेट, आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट, जो आयरन होता है, ये इसके आयन को, SO4 क्या होता है, CO4 का आयन है जो इस पे ऐड हो रखा है, लेकिन ये इसको रिमूव कर देता है। Fe क्या है, Fe ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर से वो ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करता है, इसके SO4 को रिमूव करके और वो उसके SO4 को अपने साथ ले लेता है। तो इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट। तो पहले ये आयरन था केवल, अब आयरन सल्फेट हो गया। तो ये जो ग्रीन कलर होता है, वो ग्रीन कलर इसीलिए होता है कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें अब कॉपर नहीं रहा और इस सॉल्यूशन में क्या आ गया, आयरन आ चुका है। तो इसलिए इसका नाम, ये जो कलर भी चेंज करता है और जो ये प्रोडक्ट बनता है इसका नाम है आयरन सल्फेट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी रिएक्शन है, एक्टिविटी भी है, ये प्रैक्टिकल भी होता है, तो आपको ये लर्न रखनी है। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ रिएक्शन in which new compounds are formed by mutual exchange in ions between two compounds। तो अगर दो कंपाउंड्स के बीच में उनके आयनों का आपस में क्या हो, एक्सचेंज हो, तो उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। थोड़ा आप अगर नीचे देखोगे एक एग्जाम्पल की सहायता से, तो आप देख रहे होंगे AB है और एक CD है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है CB और AD। अब आपको दिख रहा होगा जो ये C के साथ D है, ये कहाँ आ गया, A के साथ आ गया, और जो A के साथ B है वो कहाँ आ गया, C के साथ। तो इनके आयन आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो A और C क्या है, पॉजिटिव आयन है, और B और D क्या है, नेगेटिव आयन। तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलते हैं, क्या बनते हैं, एक प्रोडक्ट या कंपाउंड बनाते हैं। तो अब हम एक एक्टिविटी भी कर लेते हैं, बता देते हैं आपको क्या करना है। आगे आपके क्लास में भी ये प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा कि एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट लेंगे हम, मान लो हमने 3 ml ले लिया, और इतना ही हमें क्या लेना पड़ेगा, बेरियम क्लोराइड। तो अब जो इनको हम आपस में मिलाते हैं, तो जो प्रोडक्ट हम पे मिलते हैं वो बनते हैं आपके बनते हैं बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम सोडियम सल्फेट की बात करें तो इसका जो SO4 है, SO4 क्या होता है, इसकी जो इसके क्या नेगेटिव, इसमें चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। और अगर इसकी बात करें हम Ba की, तो Ba क्या होता है, हमारा Ba होता है पॉजिटिव, और इसमें भी 2 चार्ज होते हैं पॉजिटिव के। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलके क्या बना देते हैं, बेरियम सल्फेट। और अब क्या बचा, सोडियम और क्लोराइड। तो सोडियम आपको पता है प्लस होता है, क्लोराइड माइनस होता है चार्ज, तो ये दोनों क्या मिल गए, सोडियम क्लोराइड बन गए। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे पहले वाली रिएक्शन में क्या हो रहा था, केवल एक में ही रिमूव हो रहा था, एक कंपाउंड से ही रिमूव हो रहा था आयन, दूसरे से नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को क्या देते हैं, सोडियम का आयन किसने ले लिया, बेरियम ने, और बेरियम का आयन जो Cl था वो किसके साथ आ गया, सोडियम के साथ। तो इस तरीके से ये जो हमारी रिएक्शन है इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। तो अगला जो हमारी रिएक्शन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है? तो इसके पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन में आप सबसे पहले देखिए, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है किसी भी सब्सटेंस पे, तो क्या बोलते हैं उसे? ऑक्सीडेशन। ठीक। और सेकंड एक चीज़ तो ये है, सेकंड बात क्या है? द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो वो भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ये दो बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम रिडक्शन की। तो रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट है। इसमें है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस। तो रिडक्शन में अगर कहीं कोई किसी भी सब्सटेंस में एडिशन क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हो रहा है, तो वो क्या है? रिडक्शन। और सेकंड क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो है ना अपोजिट उसके। तो आपको क्या करना है? अगर कहीं पे भी रिमूव हो रहा हो ऑक्सीजन का तो वो भी क्या है? रिडक्शन। जैसे आप अभी देखोगे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल हम लेते हैं कॉपर और ऑक्सीजन। जब कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया ही कराई जाती है, रिएक्शन कराया जाता है, तो क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। अब आप इसमें ध्यान दो, ये कॉपर में पहले ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो क्या हो रहा है? आपने एक पढ़ा ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या है ये? ऑक्सीडेशन। तो हम क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया में ये जो रिएक्शन है इसमें जो कॉपर है, कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये जो अभिक्रिया पूरी समीकरण है ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है आपको, तो ये आपको याद रखना है। ठीक। अब सेकंड वाली जो रिएक्शन है ये भी देख लेते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा कि कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है? कॉपर एंड H2O। H2O माने वाटर। तो आप देख रहे होंगे कॉपर, कॉपर के साथ क्या था? ऑक्सीजन। और यहाँ पे आप देखोगे ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन सी रिएक्शन है ये? ये है आपका रिडक्शन। ये है रिडक्शन। और हाइड्रोजन में देखिए आप, हाइड्रोजन से आप देखोगे इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये ऊपर वाला बात आ रही है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया है? कौन सा रिएक्शन है ये? ऑक्सीडेशन। तो ये याद रखना है आपको कि रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है। और इस वाली इक्वेशन में आपको एक बात दिख रही होगी कि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो कोई भी अगर ऐसी समीकरण है, इक्वेशन है, ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके पास। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया जो होती है आपको याद रखनी है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो आपने इसी एग्जाम्पल को लेके क्या कर लेना, इसको एक्सप्लेन कर देना है। तो ये आपकी हो गई रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें दोनों आ गई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की अभिक्रिया समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या प्रभाव पड़ता है? नंबर 1 है कोरोसन। कोरोसन क्या होता है? व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज ऑफ द सब्सटेंस सच अ मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड फ्रॉम सम टाइम अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म विच वीक इन मेटल, हैंस मेटल सेड टू बी कोरोड। तो जिस ऐसे कोरोसन का मतलब होता है कि मेटल अगर किसी मॉइस्चर, एयर, वाटर या एसिड के संपर्क में आता है तो उसमें एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। तो वो जो लेयर जमती है उसके कारण वो मेटल क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। उसी को कोरोसन बोलते हैं। जैसे कि आप देखोगे आयरन में रस्ट या जिसे कहते हैं जंक, ब्राउन कलर का पाउडर लग जाता है तो क्या हो जाता है? आपका आयरन ख़राब हो जाता है।
ऐसे आप देखोगे सिल्वर में ये ब्लैक कलर की कोटिंग लग जाती है, कोटिंग लग जाती है, उसमें ब्लैक कलर का हो जाता है सिल्वर, तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन का ही प्रभाव है, ऑक्साइड का प्रभाव है। इसके अलावा आप देखोगे ग्रीन कोटिंग किस में हो जाती है, कॉपर में, तो ये भी क्या है, कोरोसन ही हो जाता है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे ये मेटल क्या होने लगते हैं, वीक पड़ते हैं और ये ख़राब हो जाते हैं, तो इनको कहते हैं कोरोसन। अब इसका क्या उपाय है, कोरोसन ना हो ऐसा हम क्या करते हैं, तो इसका सबसे इजी उपाय है कि हम इसीलिए आपने देखा होगा अधिकतर जो भी हमारे मेटल की चीज़ें होती हैं उसके ऊपर हम या तो पेंट कर देते हैं या हम ग्रीस कर लेते हैं, या हम क्या करते हैं किसी दूसरे मेटल की एक पतली सी लेयर उसके ऊपर कोट कर देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो इस तरीके से कोरोसन से हम बचा सकते हैं अपने मेटल्स को। अगला आपके पास है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी माने क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन द एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। आपने देखा होगा कि हमारा जो खाना है, फूड है, अगर हम गर्मी या बरसात में थोड़ी देर उसे बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें स्मेल आने लगती है इसमें और बहुत गंदा सा टेस्ट आने लगता है, तो यही होता है रेंसिडिटी, जब स्मेल आने लगती है खाने में, तो ऐसा खाना हमें खाना भी नहीं चाहिए, फूड पॉइजनिंग हो जाती है उससे, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। तो ये भी ऑक्सीजन के कारण होता है, जब ऑक्सीजन के प्रभाव में आता है कोई भी फूड, तो इसको कई, अब आप सोचोगे हम जैसे चिप्स के पैकेट या कोई पैक्ड फूड जितने भी होते हैं तो कई दिन तक चलते हैं, तो वो ख़राब क्यों नहीं होते। तो आपने देखा होगा जितने भी इस तरह के फूड, जो स्नैक्स के जो भी पैकेट होते हैं तो उसमें कुछ हवा भरी होती है, कोई गैस होती है, तो नॉर्मल गैस नहीं होती, वो होती है आपकी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस क्या होती है, नाइट्रोजन इसलिए भरी जाती है, ये अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती, तो ये उस पैकेट में ऑक्सीजन को हटा देती है, ऑक्सीजन उससे हटाकर नाइट्रोजन उसके अंदर भर देते हैं, तो इससे क्या होता है, वो जो खाना है उसमें स्मेल भी नहीं आती और उसका टेस्ट भी सही रहता है। तो इस तरीके से जो हमारे पैक्ड फूड हैं, चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं जितने भी, इन सब में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। तो ये आप याद रखना, इसलिए वो काफ़ी टाइम तक चल पाता है। और लास्ट में जो हमारी लास्ट टाइप की जो रिएक्शंस है वो है आपके टेम्परेचर पे बेस्ड केमिकल रिएक्शंस, आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ द टेम्परेचर। तो सबसे पहले है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो रिएक्शन in which heat is released along the formation of product called exothermic reaction, burn of natural gas। तो जैसे एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो नेचुरल गैस है, मीथेन गैस को नेचुरल गैस बोलते हैं, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमें क्या क्या मिलता है, CO2 और H2O मिलता है, ये इसके प्रोडक्ट हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या मिलता है, हीट भी मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है। तो कई जगह इसका जो यूज है वो कई घरेलू कामों में भी किया जाता है, गैस जलाने में और खाना पकाने में, ये सब चीज़ों में किया जाता है इसका यूज। तो ये हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला रिएक्शन है हम पे एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट की ज़रूरत है या लाइट की ज़रूरत है या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, इन तीनों में से किसी न किसी की आवश्यकता है, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है ये आपने सेकंड टाइप की जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़े थे ना, हमने 3 टाइप की, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के 3 टाइप के हमने पढ़े थे, तो वही कोई सा भी एग्जाम्पल, तीनों में जो एग्जाम्पल हैं वही इसमें आपके आ जाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए।
मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।